आतंकियों की एक और साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। दरअसल नगरोटा में आज सुबह सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान से आए जैश के चारों आतंकवादी एक ट्रक में छिपकर श्रीनगर जा रहे थे। खुफिया सूचना पर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर लिया और इनका काम तमाम कर दिया। रक्षक भेजो इधर। अशरफ वानी हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, ऑपरेशन खत्म हो चुका है? बिल्कुल नेहा, ये ऑपरेशन अब खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी जो आसपास का इलाका है वहां पर सैनिटाइज किया जा रहा है उस पूरे इलाके को, ताकि किसी तरह का हथियार या ग्रेनेड या कोई विस्फोटक आसपास न हो। और उसके बाद ही जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि हजारों वाहन अभी भी फंसे पड़े हैं इस राजमार्ग पर, जो सबसे व्यस्त राजमार्ग जम्मू कश्मीर का है। और पूरी कश्मीर की जितनी भी ट्रैफिक और यातायात होता है इसी राजमार्ग से आता है। उसमें सेना के वाहन भी शामिल हैं, कॉन्वाइज भी हैं, और अब कुछ देर बाद जो है इस राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण ये है कि सुरक्षा बलों को ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली। अगर उनके पास पुख्ता जानकारी नहीं होती और इस ट्रैक को इंटरसेप्ट नहीं किया जाता नगरोटा के पास, जिसमें ये चारों जो हैं जैश के आतंकी मारे गए हैं, और जितना भी गोला बारूद और हथियार था वो तो बरामद भी किया गया है, और जो ट्रक में छुपा था उसको आग लग गई है और वो वहां पर तबाह हुआ है। अब इलाके को सैनिटाइज करके जम्मू श्रीनगर राजमार्ग को दोबारा यातायात के लिए खोलने की तैयारी हो रही है। नेहा, बिल्कुल, और इस बीच हम ये बहुत अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में जो हथियार बरामद हुए हैं, 11 AK-47 जिन्हें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बरामद हुई हैं इस ट्रक से जिसमें आतंकवादी सवार होकर आए थे। कश्मीर में हालात बिगाड़ने की मंशा से ये दाखिल हुए भारत में, और जो खबरें मिल रही हैं, सांबा हीरानगर सेक्टर से इन्होंने घुसपैठ की और उसके बाद आज सुबह ये हमला बोला सुरक्षा बलों पर, बन जो टोल प्लाजा है नगरोटा में उस पर। और ये ट्रक की तस्वीर भी आप देखिए, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में विस्फोटक मौजूद था, तो आग भी लग गई जब फायरिंग हुई उस दौरान। इसी ट्रक में छिपकर ये आतंकवादी आ रहे थे। और ये नेशनल हाईवे 44 है जो दरअसल जम्मू सिटी और उधमपुर को आपस में जोड़ता है, और यहीं पर नगरोटा इलाका मौजूद। सुबह तड़के से ही ये एनकाउंटर जारी है जो अब खत्म हो चुका है। हालांकि आसपास के इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। चारों आतंकी के शव बरामद हो चुके हैं। इसी ट्रक में सवार होकर ये आतंकी नगरोटा पहुंचे थे, जहां पर खुफिया जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने उन्हें नाके पर रोका। उसके बाद क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें चारों आतंकी मार गिराए गए। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री की तकरार तेज हो गई है। राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने फिर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। तो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि राज्य में बाहरी लोग शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की आहट करीब आ रही है और इसके साथ ही राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच सियासी जंग का सिलसिला भी तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहले भी सख्त प्रतिक्रिया दे चुके हैं। कल राज्यपाल मुर्शिदाबाद के दौरे पर थे। यहां उन्होंने नवग्राम में कृतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। वग्राम में कृतेश्वरी मंदिर और हजरुद्री का दौरा करने के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बेहरामपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई और कहा कि संविधान की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। राज्यपाल ने कुछ सरकारी अधिकारियों के राजनीतिक से प्रेरित होने का भी मुद्दा उठाया और इसको लेकर कड़ी चेतावनी दी। कुछ लोग अब भी संभले नहीं है। उनको लगता है कि राज्यपाल कह रहे हैं होगा क्या, बहुत बुरा होगा,
कानून के शिकंजे में आएंगे। लॉन्ग आर्म ऑफ लॉ विल कैच अप, और इसलिए क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट पॉलिटिकल वर्क करे। इतने बेपरवाह तरीके से काम होगा, संविधान को तिलांजलि दी जाएगी, कानून के रास्ते से इतना दूर भटक जाएंगे, तो राज्यपाल के लिए चिंतित होना आवश्यक है। मेरे पर लगातार एक आरोप लगा देते हैं, मैं किसी के इशारे पर काम कर रहा हूं। मेरे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं भारत के संविधान के इशारे पर काम कर रहा हूं। मैं भारत के संविधान का एजेंट हूं। राज्यपाल ने कहा कि 5 सितंबर को उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखकर आगाह किया था कि राज्य में हालात बहुत खराब हैं। जवाब में 2 लाइनें आईं कि राज्य में अमन और चैन है। राज्यपाल के इस बयान के बाद ममता बनर्जी ने भी एक कार्यक्रम में बिना नाम लिए तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बाहरी लोग और बदमाश भेजे जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, लेकिन बंगाल डरपोक राज्य नहीं है। पॉलिटिक्स करने के लिए कोई आदमी चुनाव तक पहले बहुत सारे बात कहते हैं, बहुत सारे बाहर से आदमी ले आ सकता है, बहुत सारे गुंडागर्दी कर सकता है, लेकिन हमें नहीं चाहते हैं। 365 दिन हम लोग जो काम करने वाला है, जो काम करते हैं, वो हमारे पास हर दिन कामयाबी हो। काम नहीं करते हैं, इसलिए आज बंगाल मतलब डरपोक नहीं है। इस बीच ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी की इस चिट्ठी को हॉलिडे पॉलिटिक्स बताया है। जब सुबह हो गया तब याद आया, अभी तक क्या कर रहे थे। ये छुट्टी का राजनीति बंद होना चाहिए। कितना छुट्टी, अगले साल तो पूरा छुट्टी ही चलेगा, ऐसा है। इसलिए कुछ जो विकास का काम होना चाहिए, नेताजी का विचारधारा आधारित पर काम होना चाहिए, न कि केवल छुट्टी देना चाहिए। इस प्रकार छुट्टी का राजनीति बंगाल में बंद होना चाहिए। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में सियासी लड़ाई में एक तरफ राज्यपाल बनाम राज्य सरकार है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ घेराबंदी में जुटी है। मुर्शिदाबाद से गोपाल ठाकुर के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। बीजेपी की नजर पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी के उन नेताओं पर है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नाराज हैं या पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। टीएमसी के कई नेता बीजेपी में जा चुके हैं, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव से पहले ममता के घर में सेंध लग सकती है, ये सवाल है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर में क्या बीजेपी सेंध लगा रही है? बीजेपी कह रही है कि बिल्कुल नहीं, वो तो ममता से ही नाराज और खफा लोग हैं जो उनकी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, और जो छोड़ना चाहते हैं उनका बीजेपी में स्वागत है। मालूम नहीं कहाँ रुक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनके अंदरूनी मामला है। किसी पार्टी का नेता है, मंत्री है वो, और उनके पार्टी के अंदर घमासान शुरू है। खाली नहीं है शुभेंदु बाबू नहीं, ऐसे 5, 7, 10 एमएलए का स्टेटमेंट आ चुकी है कि हमको घुटन हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ये पार्टी में रहना संभव नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप देंगे फिर? तो हम तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमते हैं, इसलिए सबको देने वाले हैं। हम आह्वान कर चुके, आ जाओ यहाँ खुले में, हवा लो, सांस लो। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहा जा रहा है कि वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बढ़ते दबदबे से शुभेंदु नाराज हैं। शुभेंदु की तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी संगठन पर अभिषेक बनर्जी का प्रभुत्व बढ़ता गया। पिछले कुछ दिनों में शुभेंदु अधिकारी पार्टी के कई कार्यक्रमों में भी नहीं गए, यहाँ तक कि हाल फिलहाल की कैबिनेट बैठक में भी नहीं गए, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अध्यक्षता कर रही थी। यहाँ तक कि 10 नवंबर को नंदीग्राम हिंसा की 13वीं बरसी पर हुई रैली में शुभेंदु ने पार्टी का झंडा बैनर भी नहीं रखा। शुभेंदु ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में खुली चुनौती भी दे डाली।
লড়াইয়ের মাঠে দেখা হবে, রাজনীতির মঞ্চে দেখা হবে। জয় জয় নন্দীগ্রাম, সঙ্গে আছেন তো? এ লড়াইতে মানুষ জিতবে, গণতন্ত্র জিতবে। শুভেন্দু অধিকারী ভয় পায় না। सिंगूर और नंदीग्राम वो प्लेटफॉर्म थे जहां से ममता की कामयाबियों की ट्रेन दौड़ी थी। वहां किसानों के आंदोलन को ममता ने भुनाया। तब नंदीग्राम में ममता के लेफ्टिनेंट 49 साल के सुवेंदु अधिकारी ही थे। अगर सुवेंदु बीजेपी की तरफ रुख करते हैं तो ये मुकुल रॉय के बाद ममता को एक बड़ा झटका हो सकता है। अपने घर में लगती सेंध से ममता बनर्जी बिफरी हुई है। একদিন আসবে যারা আজকে এই কাজগুলো করছে প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব বলে যাচ্ছি। প্রত্যেকটা বদলা নেব, খুনের বদলে খুন দিয়ে নয়। যা দেখিয়েছেন তাই দেখবেন আয়নাতে। মনে রাখবেন, ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব। অনেক অপমান বাংলাকে আপনারা করেছেন, আমাকে অনেক অপমান করেছেন, অনেক অসম্মান করেছেন, আমাকে গভর্নমেন্ট চালাতে দেন না। लेकिन सवाल है कि क्या टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जो नेता जा रहे हैं उसके पीछे बीजेपी के प्रति उनकी वैचारिक समानता है, या ममता से नाराजगी, या फिर कुछ पाने की चाहत। अगर बीजेपी में जाने वाले टीएमसी नेताओं को देखें तो कुछ को कामयाबी मिली और कुछ मायूस हुए। कभी टीएमसी में नंबर 2 नेता माने जाने वाले मुकुल रॉय 3 साल पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन शारदा नारदा घोटाले में आरोपी मुकुल रॉय को मंत्री पद तो दूर राज्यसभा की सदस्यता भी नहीं मिली। मुकुल रॉय को बड़े इंतजार के बाद पार्टी उपाध्यक्ष पद से ही संतोष करना पड़ा। वैसे ही कोलकाता के मेयर सोवन चटर्जी और विधाननगर के मेयर सब्यसाची दत्ता को बीजेपी में जाने का कोई फायदा अब तक नहीं मिला। लेकिन टीएमसी के अर्जुन सिंह को फायदा हुआ, जो पिछले साल मार्च में बीजेपी में गए और मई में बैरकपुर सीट से सांसद बन गए। वैसे ही सौमित्र खान भी पिछले साल जनवरी में बीजेपी में शामिल हुए और मई में बिष्णुपुर सीट से बीजेपी टिकट पर एमपी हो गए। साथ ही बीजेपी के बंगाल युवा मोर्चा की कमान भी मिल गई। बीजेपी अपना आधार बढ़ाने में जुटी है और टीएमसी बचाने में। मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। और नगरोटा एनकाउंटर को लेकर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे आपको वहीं लिए चलेंगे। था जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ऐसा लगता है कि इनके मंसूबे काफी बड़े थे जिनको विफल कर दिया गया है। इनका रूट क्या था, ये कहां से आए, कोई ट्रक का ट्रैक हो पाया कि वो कहां से आ रही थी, कहां? ये सब तफ्तीश का मामला है, अभी तफ्तीश शुरुआत हुई है। एनकाउंटर साइट को क्लियर किया जा रहा है, पहले हम एरिया को सैनिटाइज कर दें, वहां पे सब कुछ सामान्य कर दें और साथ साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। जो ही इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस करेगा हमें इस पे और प्रकाश डालने का मौका मिलेगा। जिस तरह के हथियार बरामद इनसे हुए हैं ऐसा लगता है कि जैश ए मोहम्मद के हैं, लेकिन पुख्ता हम इस पे टिप्पणी तफ्तीश के बाद कर सकेंगे। सर सुनील फ्रॉम आज तक सर रिसेंटली 2 terrorists were arrested in Delhi belonging to Jaish e Mohammed. So you said that you had prior intelligence inputs. Is it connected with that? आपको वहां से जानकारी मिली थी दिल्ली से? ऐसी दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनसे इनका लिंक है या नहीं है, इस पे मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता, ये तफ्तीश का मामला है। आपने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट से, क्या वहां से आए थे, दिल्ली से इनपुट आए थे, दिल्ली पुलिस से? इंटेलिजेंस इनपुट का स्रोत बताया नहीं जाता। सर ये जो चारों आतंकी लोग मुठभेड़ में मार गिराए, क्या ये चारों पाकिस्तानी थे और इन्फिल्ट्रेशन? ये कहना अभी मुश्किल है कि ये पाकिस्तानी थे या कहीं और के थे, लेकिन इतना जरूर है कि ये बड़े आतंकवादी थे जिस तरह से इनके पास हथियार बरामद हुए। ऐसा संभव है, इस पे तफ्तीश की जा रही है। डीजी साहब ने कहा सांबा रूट से कहीं ये निकले हैं, तो क्या ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है या इसमें कुछ? जो पहले का ट्रेंड रहा है, जो पिछली बार जिस तरह से आए थे ऐसा हो सकता है, इस पे और तफ्तीश की जा रही है। तो रिपीटेडली ये इंक्लूड कर रहे हैं बॉर्डर पे विदाउट मतलब तीसरा चौथा साल में
तो हम क्यों प्लग नहीं कर पा रहे? जब इन्वेस्टिगेशन एक मकाम पे पहुंचेगी और अगर ये कंफर्म होता है कि ये इन्फिल्ट्रेशन है तो इस पे और प्रकाश डाला जाएगा। सर, डीडीसी के चुनाव है, आपको लग रहा है एक बड़ी चुनौती रहेगी सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो क्या एक्स्ट्रा अलर्टनेस आपको रखने की जरूरत है? और लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से सीजफायर वायलेशन हो रहा है, चाहे एलओसी हो, आईपी हो, क्या लगता है आपको कि किस कदर जो है आतंकियों की मंशा यही है कि क्या डीडीसी इलेक्शन में खलल डाला जा सके? डीडीसी इलेक्शन के मुतल्लक हमारी डिप्लॉयमेंट और फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, जिसमें सीआरपीएफ हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है, काफ़ी पुख्ता है जम्मू प्रांत में। और हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे पाए आतंकवादी। शुक्रिया। Sir, you said the driver of the truck fled from the spot. What is the status now? I mean, has he been? अभी उसकी तलाश जारी है। सर, लगातार पाकिस्तान की ओर से आपकी सवाल है, लगातार पाकिस्तान की ओर से टनल के लार्जर मुद्दे पे बात करवाने की कोशिश हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि टनल से ही घुसपैठ हुई होगी? इसकी संभावना हो सकती है, अभी इस पे तफ्तीश चल रही है। सर, छोटा सा नहीं, उधर तो जम्मू के आईजी मुकेश सिंह को सुन रहे थे आप, जिनका ये कहना था कि चारों आतंकी जिन्हें एनकाउंटर में मारा गया है वो पाकिस्तान के हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके तार जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हों। इस पर अभी तफ्तीश जारी है। कुछ ही देर पहले ये एनकाउंटर खत्म हुआ है, जिसमें बड़ी मात्रा में ट्रक से असलहा बरामद किया गया है। फायरिंग के दौरान हालांकि असलहा नष्ट हो गया था। तस्वीरें आपके सामने, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तैयारी के साथ ये चारों आतंकी जम्मू के नगरोटा में दाखिल हुए थे, एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में। इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास आ रहे थे, जिसमें ये था कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन संभावित है और मिलिटेंट्स किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए भारी मात्रा में हथियार लेके इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए और पिछली जो 2-3 वारदातें हुई हैं जिसमें इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुई हैं और मिलिटेंट्स पकड़े गए हैं या मारे गए हैं, हमने सभी नाकों को अलर्ट कर दिया था और बीफ अप कर दिया था। सभी नाकों पे कंपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस और सीआरपीएफ मौजूद थी। इस सिलसिले में आज सुबह 5 बजे जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया और लोकल वहां की आर्मी यूनिट ने भी हमारा साथ दिया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं जो अभी आउट ऑफ डेंजर है। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं 6 यूबीजीएल ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स, कंपास और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, पोचेस और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुआ।
ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे और जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। ऑपरेशन अभी जारी है, पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और शीघ्र यातायात को खोल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होता देख पाकिस्तान एक बार फिर से बिलबिला गया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में खून खराबे का ये जो प्लान बनाया था इसे अब नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जैश ए मोहम्मद की आतंकी साजिश को अंजाम देने श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी सुरक्षा बलों ने उन्हें दबोच लिया और अंजाम तक पहुंचा दिया। इसी बात की जानकारी अभी आईजी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे थे। एक आतंकी साजिश जिसके चीथड़े उड़ा दिए गए। पाकिस्तान का टेरर प्लान जिसे ध्वस्त कर दिया गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 4 आतंकवादियों का काम तमाम। इधर जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव की सरगर्मियां शुरू हुई और उधर आतंक के ठेकेदार पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ने लगी। चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान ने आतंकवादियों की एक और खेप हिंदुस्तान भेजी, लेकिन उसके मंसूबे अधूरे रह गए। आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया गया। जैसे ही उस ट्रक को इंटरसेप्ट किया गया तो आतंकवादियों ने ग्रेनेड जो है पुलिस की चौकी की ओर फेंका और साथ ही में फायरिंग भी की। और जैसा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने हमें बताया कि 3 शव जो है आतंकवादियों के वो मिल चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चौथा आतंकवादी भी जो है मारा जा चुका है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाएगी पूरी तरह से क्योंकि उसका शव अभी बरामद नहीं हुआ है। नगरोटा का ये वही इलाका है जहां पौ फटने से पहले ही आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक ट्रक में छिपे 4 आतंकी श्रीनगर में घुसपैठ की तैयारी में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें घेर लिया। गोलियों का जवाब गोलियों से दिया गया। 4 आतंकवादियों का मौके पर ही हिसाब कर दिया गया। अभी ऑपरेशन लगभग खत्म होने पे आ गया है। अभी चारों आतंकी जो अभी जो इनकी डेड बॉडीज में 3 दिखाई दे रही हैं, चौथा अभी लोकेट करेंगे, सर्च होने लगी है। जैश ए मोहम्मद का ग्रुप है। अच्छा। और बहुत बड़ा असला और मिशन लेके जो कश्मीर की तरफ जा रहा था, कोई बड़ी आतंकी कार्रवाई प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो कश्मीर की तरफ रवाना थे। भाड़े किन आतंकवादियों का टारगेट श्रीनगर था। जिला विकास परिषद के चुनावों में खलल डालने के लिए निकले ये आतंकी भूल गए कि उनका सामना हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों से है। चारों आतंकी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं, लेकिन आतंकियों का आका तो पाकिस्तान ही है, जिसने फिर से दिखा दिया कि वो सुधरने वाला नहीं है। सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि आतंकवादी एक बहुत बड़ी वारदात करने वाले थे चुनावों के बीच में, जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। बहुत बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पहली बार ऐसे चुनाव जम्मू कश्मीर में डीडीसी के होने वाले हैं और पाकिस्तान चाहता था कि इन चुनावों को भंग किया जाए, चुनावों को डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन हमारे मुस्तैद सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो सुबह से ही लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको दिखा देते हैं जम्मू के नगरोटा की उस जगह की तस्वीर जहां पर इस वक्त सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। यही वो ट्रक है जिसमें 4 आतंकी सवार होकर नगरोटा पहुंचे थे। अब इसमें से धुआं निकल रहा है क्योंकि लगातार आतंकियों की ओर से ग्रेनेड की फायरिंग की गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई भी सुरक्षा बलों की तरफ से की गई। काफी बड़ी संख्या में इस ट्रक में असलहा रखा गया था, ग्रेनेड थे इसमें, AK-47 था। और अब ये ताजा तस्वीर नगरोटा की जहां पर इस वक्त सुरक्षा बल लगे हुए हैं सैनिटाइजेशन के काम में। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए बताई जा रही है। कुछ देर पहले हमने जम्मू के आईजी को सुना था, उससे पहले डीजीपी से भी हमारी बात हुई थी। सभी का ये कहना था कि आतंकियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं, जैश ए मोहम्मद के आतंकी बताए जा रहे हैं और कुछ कनेक्शन इनका दिल्ली में पकड़े गए 2 आतंकियों से भी सामने आ रहा है।
ਤੈयारी हो ਉਹਦੀ रक्षक रक्षक ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ रक्षक ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ ਉਹ आपको सर रक्षक भेजो इधर लद्दाख में एलएसी पर सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही बर्फबारी शुरू हो जाएगी और जानकारी के मुताबिक लद्दाख में भारतीय सेना के लिए सियाचिन जैसा मोर्चा बनेगा, जहां भारतीय सेना को एक साथ 2 दुश्मनों से मुकाबला करना है। आज तक की टीम ने लेह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सफर तय किया। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस बार सर्दियों में पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना को एक साथ 2 दुश्मनों से लोहा लेना है, एक चीन और दूसरा मौसम। इस मुकाबले के लिए सेना की तैयारियां क्या हैं, ये जानने के लिए आज तक निकला एलएसी के सफर पर। आज तक पहला चैनल है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचकर आपको जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएगा। लेह से 250 किलोमीटर का सफर तय करते हुए हम चूमर देमचौक इलाके में पहुंच रहे हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से लगा हुआ इलाका है, जहां पर भारतीय और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हम आपको दिखाएंगे क्या है जमीन सच्चाई और कैसी है भारतीय सेना की तैयारी। लेह से चुमार डेमचौक की दूरी करीब 250 किलोमीटर है, जो 14,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस सफर में हमें चीन से मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना की मजबूत तैयारियों के खूब दर्शन हुए, लेकिन हमारी मंजिल थी चुमार डेमचौक पर एलएसी का वो इलाका जहां सर्दियों में 40 फीट तक बर्फ जम जाती है और तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। हमारा मकसद था हड्डियां जमा देने वाली ठंड से मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना की तैयारियों को परखना। आखिरकार लंबे सफर के बाद जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हमारी सारी थकान मिट गई। यहाँ 14,000 से ज्यादा की ऊंचाई पर जो हालात यहाँ पर हैं, खासतौर से सर्दियां आने वाली हैं, 0 से 20 डिग्री का तापमान यहाँ पर होगा। उससे निपटने के लिए सैनिकों के लिए ये प्री फैब्रिकेटेड हट्स तैयार किए गए हैं, जिससे आने वाले दिनों की जो तैयारी है दुश्मन के खिलाफ, उसको यहाँ पर उसका मुकाबला किया जा सके। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाए गए हैं, उनके अंदर किस तरह से 0 से 20 डिग्री के तापमान में हमारे जवान रह सकें, उस तरह के सुविधाएं वहां पर दी गई हैं। लद्दाख में चीन पर चौकस निगाह रखने वाले भारतीय सैनिकों को ठंड से बचाने वाले सुरक्षा कवच बनकर तैयार है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर इस बार सर्दियों में 50,000 भारतीय सैनिक तैनात हैं। जवानों के लिए हालात आसान करने के लिए उनके रहने की सुविधाओं को अपग्रेड किया गया है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो भारतीय सेना ने आज सोशल मीडिया पर जारी की है। लेकिन आज तक पहला और इकलौता न्यूज चैनल है जो भारतीय सेना की इस फैसिलिटी तक पहुंचा है। दुश्मन से मुकाबला करना है तो हर तरह से हथियार से लेकर रहने खाने की जो तैयारी है वो मुकम्मल होनी चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर युद्ध स्तर पर पहली बार आप आज तक पर देख रहे हैं किस तरह से यहाँ चूमर जो देमचौक का इलाका है, 14,000 15,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर जवान तैनात हैं। इस युद्ध के क्षेत्र में भारतीय सेना न सिर्फ हथियार, टैंक, बीएमपी जैसे बड़े हथियारों की को लेकर चाक चौबंद है, लेकिन जवानों की तैयारी यानी कि अब एक लंबी लड़ाई, चीन के साथ एक लंबी लड़ाई की तैयारी को लेकर भी यहाँ पर भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। -20 से -40 डिग्री की हड्डियां तक जमा देने वाली ठंड में भारतीय सैनिकों का हौसला और शरीर गर्म रखने के लिए एलएसी पर ये स्मार्ट कैंप बनकर तैयार है, जिसमें 14,000 फीट की ऊंचाई पर बिजली, पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं तो हैं ही, बल्कि ऐसी सुविधाएं भी हैं जो -20 डिग्री की ठंड में भी जवानों को 15 डिग्री तापमान में रहने का अनुभव करवाएंगी। इस तरह के
ये बेड बनाए गए हैं जहां पर 2 जवान आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जब तापमान 0 से 40 डिग्री या उससे नीचे होगा, उसके लिए ये हीटिंग सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं जो तेल से जलेंगे और उसके बाद पूरा जो एरिया होगा वो गर्म हो जाएगा। इस तरह के हीटिंग सिस्टम हर 2 बेड के बाद लगाए गए हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह से जवान अपनी ड्यूटी के दौरान मुश्किल हालात में यहाँ पर तैनात होंगे। इसके साथ ही ये कुछ और हट्स हैं जहां पर जो रोजमर्रा की सुविधाएं होती हैं वो तैयार की गई हैं। खाने पीने के लिए भी जो सुविधाएं हैं उनका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो एक तरह से कोशिश ही की गई है कि मुश्किल हालात जरूर हो, लेकिन यहाँ पर न सिर्फ हथियार बल्कि राशन, उनके टेंटेज, अगर हम स्लीपिंग बैग की बात करें, अच्छी क्वालिटी के स्लीपिंग बैग, उनके लिए जैकेट्स, हर तरह के कपड़े, हर तरह की सुविधा यहाँ पर मौजूद हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम कोर ऑफ इंजीनियर के सोल्जर्स विंटर हैबिटेट बनाने के काम में जुड़े हुए थे। इस कार्य में हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जवान के रहने के जगह, बाथरूम का फैसिलिटीज और हीटिंग अरेंजमेंट का इंतजाम किया गया है। हमारे इस शेल्टर्स कस्टम मेड है, जो कि ये क्योंकि एरेक्टेबल है और कंटेनराइज्ड शेल्टर्स है, जिसको लगाने में बहुत इजी है। और ये जो शेल्टर्स प्री फैब्रिकेटेड है, इसलिए इसके निर्माण में बहुत कम मात्रा में सीमेंट और सैंड का इस्तेमाल हुआ है। -20 से 40 डिग्री की ठंड से लड़ाई में आसानी से जीत दिलाने के लिए ये हैबिटेट फैसिलिटी भारतीय सैनिकों की वो सुरक्षा कवच है जिन्हें बर्फीली हवाएं नहीं चीर सकती। और जहां तक चीनी सेना की बात है, तो उसके मंसूबों को ठंडा करने के लिए भी भारतीय सेना की तैयारियों में कोई कमी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि लद्दाख की सर्दी सख्त और कड़ी है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम इस कठिन और सख्त सर्दी के लिए तैयार हैं। कन्वेंशनल शेल्टर्स, बैरल शेल्टर्स, पोटा कैबिन्स और कंटेनर्स, जहां जहां इनकी जरूरत है, इन्हें वहां पहुंचाया जा चुका है। लद्दाख में एलएसी पर इस बार की सर्दियों में काफी गर्म हवाएं चलने का पूर्वानुमान है, लेकिन भारतीय सेना की तैयारी पूरी है। ठंड और चीन दोनों दुश्मनों से एक साथ भारतीय सैनिक मुकाबला करेंगे, वो भी बड़े आराम से। पूर्वी लद्दाख में सीधे एलएसी से मंजीत नेगी, आज तक।